एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी दरबारी राजदरबार में बैठे हुए थे, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आया तो अकबर ने एक दरबारी को बीरबल के घर पर भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुलाकर लेकर आओ। उससे कहना हमने उसको याद किया है। जब दरबारी बीरबल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां जाकर बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनकर बीरबल, तुम महाराज से जाकर कहना, आज मैं एक बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूं, इसलिए मुझको आज दरबार में आने का समय नहीं मिल सकेगा। बीरबल की बात सुनकर वह दरबारी राजदरबार को वापस लौट आया और बादशाह अकबर से आकर बताया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर पर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने याद किया है, तुम अभी के अभी मेरे साथ दरबार चलो। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, आज बीरबल को ये क्या हो गया है, ऐसी उटपटांग हरकत क्यों कर रहा है। बीरबल ने दरबारी से कहा, चलो आज हम ही चलकर देखते हैं, आखिर बीरबल को क्या हो गया है जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंच गया तो देखा बीरबल बकरी को पकड़े हुए थे और उसके एक एक बाल की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो इस पर बीरबल बोला, महाराज, मैं इस बकरी के बालों की गिनती इसलिए कर रहा हूं जिससे मुझको यह पता लग जाए कि आसमान में तारों की संख्या ज्यादा है या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, लेकिन तुमको तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या लाभ है। तारे संख्या में कितने भी हो, रोशनी तो अकेला चांद ही करता है। जो तारे बड़े और चमकीले नजर आते हैं, केवल उन्हीं पर लोगों की नजर जाती है और वो उन्हीं को देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी और छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया करते जैसे तुम कर रहे हो। आज तुमने बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दे दिया है। मैं तो तुमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कुशल समझता था। अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल बोला, महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक सवाल पूछे थे कि ये आम किस किस्म का है, इसमें मिठास है या नहीं, इसको डाली से तोड़कर लाए थे या पाल लगाकर पकाया था, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए था या पेड़ गिनने थे। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल, तुम्हारी बातों का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह कहावत शुरू हो गई कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई। एक दिन राजा अकबर और रानी में जबरदस्त बहस चल रही थी। रानी अपने भाई के आगे बीरबल की उपलब्धियां देख जलने लगी थी। बीरबल राजा के प्रिय नवरत्न में से एक थे, किंतु रानी का भाई उस सूची में शुमार भी नहीं था। बस इसी बात को लेकर दोनों में बहस चल रही थी कि बीरबल और उनके भाई में ज्यादा काबिल कौन है। तभी राजा और रानी दोनों में ज्यादा काबिल कौन है जानने के लिए उन्हें एक कार्य देते हैं।
राजा तो जानते थे कि बीरबल का कोई जवाब नहीं, किंतु रानी की संतुष्टि के लिए वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं। पहले रानी के भाई को बुलाया जाता है। राजा उसे 3 खाली बोरी, एक पेन, कॉपी और एक रस्सी देते हैं और उसे कहते हैं, मुझे ये 3 खाली बोरी शाम तक पैसों की भरी चाहिए। राजा के साले साहब बाजार जाते हैं और वहां बिना दिमाग लगाए पैसों की बोरी भरने के लिए दुकानदारों से छीना झपटी पर उतर आते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि ना तो वह पैसे ला पाया और उसके इस दुर्वाहर की खबर राजा तक पहुंच जाती है। राजा के पूछने पर वह बोलता है, महाराज यह कार्य असंभव है, बिना किसी व्यापार के कोई पागल ही होगा जो मुझे पैसों की बोरी भर कर देगा। बिना छीना झपटी के मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। राजा अकबर रानी से कहते हैं, अब देखना रानी, मैं यही कार्य बीरबल को देता हूँ। रानी को अपने भाई की दुर्दशा देखकर नहीं लगा कि बीरबल भी यह कार्य कर पाएगा। राजा ने बीरबल को बुलाया और वहीं आयाम देकर कार्य सौंप दिया। बीरबल खाली बोरियों के साथ बाजार पहुंच जाता है और राजा की दी हुई रस्सी से सड़क नापने लग जाता है और उसे साथ ही साथ कॉपी में लिखता जाता है। सभी दुकानदार बीरबल की इस हरकत को देख रहे थे। वे बीरबल के पास आते हैं और पूछते हैं कि आप यह क्या कर रहे हैं। बीरबल थोड़े कड़े स्वर में बोलते हैं, राजा का आदेश है, यह सड़क चौड़ी की जाए। महाराज का काफिला यहाँ से गुजर नहीं पाता तो सड़क के दोनों तरफ की दुकानें तोड़ी जाएगी। सभी दुकानदार इस बात को सुनकर सफेद हो गए। उन्हें अपनी दुकानों की फिक्र होने लगी जो खासी कमाई कर रही थी। उन्होंने बीरबल को कुछ ले देकर अपनी दुकानें बचाने के लिए कहा। बस बीरबल को इसी मौके का इंतजार था। उसने एक एक दुकानदार से 50-50 हजार रकम वसूली, जिसके परिणाम स्वरूप शाम तक 3 खाली बोरियां पैसों की भर गई। बीरबल ने उन्हें राजा को सौंप दिया। रानी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाई, लेकिन रानी को संतुष्टि कहाँ थी। उसने राजा से एक और कार्य देने के लिए कहा। राजा ने उसके लिए भी हाँ कर दी। पहले रानी के भाई को ही बुलाया गया। अब कार्य था बाजार से खाली मटकों को घी में भिगोकर लाना था, वो भी बिना पैसे के। राजा के साले साहब मटके लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। सभी दुकानदारों से मटके घी में भिगोने के लिए कहते, वह भी बिना पैसे के। सभी दुकानदार उसे पागल समझते और उसे वहां से भगा देते हैं। वह मटके लेकर महल पहुंचता है। राजा के पूछने पर वह कहता है, महाराज ये तो कोई पागल ही होगा जो बिना पैसे के मेरे मटके घी में भिगो कर देगा। मैं अपने कार्य में असमर्थ हुआ। फिर वही कार्य राजा बीरबल को देते हैं। बीरबल मटके लेकर बाजार पहुंचता है। बिना घी का भाव पूछे ही घी खरीद लेता है। दुकानदार बीरबल के चारों मटके घी से भरकर पैसे की बोलता है। बीरबल, कितने पैसे हुए भाई? दुकानदार अपना भाव बताता है। बीरबल थोड़ा चौंक कर बोलता है, बाप रे, इतना महंगा नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, मटके खाली कर लो। दुकानदार ने मटके खाली कर दिए, लेकिन मटके घी में भीग चुके थे। बीरबल ने महल जाकर राजा के सामने घी से भीगे हुए मटके रख दिए, जिसे देखकर रानी और उनके भाई की आंखें खुली की खुली रह गई। रानी राजा अकबर से क्षमा मांगने लगी कि बीरबल की बुद्धि के आगे सभी निरस्त है। सिख बुद्धि के बल से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, बस इंसान को धैर्य रखना चाहिए। एक दिन राजा अकबर की सभा लग रही थी। वहां बीरबल, मंत्रीगण, राजा के साले साहब और रानी भी मौजूद थीं। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था।
राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया था, तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था, तो बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिया। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। राजा ने खेत की ओर देखा, ओस की बूंद पत्तियों पर सच में मोती दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो यह मुझसे भी अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने हाँ कर दिया। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। बीरबल भी चालाक लोमड़ी की तरह शतीर था। उसे तो पता था यह कोई मोती नहीं, केवल ओस की बूंदें हैं, लेकिन यह राजा को सबक सिखाने का रास्ता था। बीरबल ने कहा, महाराज ये खेती हर जगह नहीं हो सकती, इसके लिए आपको वह महल तुड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों में तो रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन महल को तुड़वा दिया गया, मिट्टी को एकदम उपजाऊ किया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओस की बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव ही मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद ना मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पाद ना मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बीरबल से माफी मांगते हुए सभा में आने के लिए कहते हैं। सिख इंसान अपने जीवन के सार्वभौमिक सत्य से दूर नहीं भाग सकता। सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बागीचे में बीरबल व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से हाथ बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा, सही कह रहे हैं, इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा।
बीरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, माफी चाहता हूँ हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अगल है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, अच्छा तो हमें भी बताइए क्या ख्याल है आपका? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल सके? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं यही कह रहा हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया, तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की बात से सहमति जताते हुए बीरबल ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल ने पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके। इस पर बीरबल ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि यह 20 सोने के सिक्कों के लिए तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार है। बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा, बीरबल कहाँ है आपका मित्र? कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में? बीरबल ने कहा, महाराज वो यहीं है। मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बादशाह की इजाजत मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ। गंगाधर ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है, तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली। फरेबी, तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, सिवाय बीरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहाँ है, तो उसने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बीरबल के घर जाएं और उन्हें लेकर आएं। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही वो दरबार आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल आने में देर नहीं की थी। अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी हैं। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो?
यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर बीरबल ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए बीरबल। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया। कहानी से सीख। बच्चों, बीरबल की खिचड़ी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन-दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी।
बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माबदौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ